हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम क्षितिज बुक पढ़ रहे थे। अब हमारी सेकंड बुक कृतिका स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर है माता का आंचल। माता का आंचल यानी माता की ममता। इसे शिव पूजन साय ने लिखा है। उनका उपन्यास है देहाती दुनिया, उससे ये अंश लिया गया है। इस अंश में उन्होंने ग्रामीण अंचल के बारे में बताया है। बहुत ही अनोखा चित्रण किया है। इसमें माँ की ममता, जैसा कि चैप्टर के नाम से पता चल रहा है, पिता का दुलार, लोकगीत, बालकों के खेल, ये सब शामिल हैं। शेरों की चकाचौंध से दूर गांव का सहजता से वर्णन किया गया है। और इसके अंतर्गत पिता का दुलार बताया है। लेखक किस तरह से सारे समय पिताजी के साथ व्यतीत करते हैं, परंतु जब उन पर दुख या संकट आता है तो वो माँ का आंचल में ही अपने दुख को कम करने का प्रयास करते हैं। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माता का आंचल, श्री पूजन साय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यहाँ शुरुआत में कह रहे हैं जहाँ लड़के एक साथ मिलते हैं वहाँ मृदंग बजता है, यानी मस्ती होती है। मृदंग एक वाद्य यंत्र है। और जहाँ बुड्ढों का संग होता है, बुजुर्ग लोग एक साथ मिलते हैं, वहाँ होती है खर्चे की बातें। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते हैं। लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि पिताजी के साथ जल्दी सुबह उठ जाते थे, पिताजी के साथ ही नहा धोकर पूजा में बैठते थे, हमेशा पिताजी के साथ ही रहते थे। उनसे अच्छा लगाव था, अंग लगे हुए थे यानी लगाव था उनसे हमें। माता से सिर्फ दूध पीने तक का रिश्ता था। पहले समय में स्त्रियां अक्सर कम बाहर जाती थीं, तो पिता ही उनको बाहरी दुनिया से अवगत कराते थे बच्चों को। और यही कारण था कि लेखक का भी पिता से वही रिश्ता था और पिता उन्हें बता रहे थे कि बाहर की दुनिया से किस तरह से बैठा जाता है, उठा जाता है, पूजा, और घर के में भी आप किस तरह से साथ पिता के रहकर अच्छी बातें सीखते हैं। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत का तिलक होता है वो भभूत जो पूजा में राख और भस्म होती है, वो भभूत कहलाती है। हम जिद करते हैं हमारे तिलक लगाइए इसका। वो कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। झुंझला जाते थे मतलब तंग आकर, कभी डांट कर, फिर हंसकर 3 लाइनें भभूत से, भस्म से वो बना देते थे माथे पर, ललाट पर। और हमारे ललाट में भभूत खूब खुलती थी, मतलब अच्छी लगती थी, सुंदर लगते थे लेखक उस तिलक में। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। लंबी लंबी जटाएं यानी लंबे लंबे बाल। हो सकता है उनका मुंडन नहीं हुआ हो, कि किसी किसी का मुंडन लेट होता है या जो उन्होंने मान्यता मांगी होती है उसके हिसाब से होता है, तो लेखक का भी मुंडन नहीं हुआ है। भभूत रमाने में हम खासे बम्बोला बन जाते थे। जब हम वो भभूत से तिलक लगा लेते थे तो हम ऐसे लगते थे जैसे शिव हैं, भगवान शिव। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कह के पुकारा करते थे, और शायद इसीलिए उन्होंने, पिताजी ने भोलानाथ कहना शुरू कर दिया लेखक को। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी बाबूजी पिताजी को कहते थे और माताजी को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अब पूजा में तो बैठ गए, अब बच्चे हैं, पूजा में मन नहीं लग रहा, तो आईने में अपना चेहरा देख के खुश हो रहे हैं। जब वह हमारी ओर देखते थे, कौन, पिताजी, तब लज्जा जाते थे, शर्म आ जाती लेखक को। वो फटाफट मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। पूजा में विश्वास था, राम राम लिखते थे। और एक राम राम लिखने की एक कॉपी होती है जिसको कहते हैं राम नामा बही, उस पर वो राम नाम 1000 बार लिखते। और दूसरी जो पूजा की पुस्तक हैं उसमें बांध के उसको रख देते हैं। फिर देखिए ये फोटो, इस चित्र में आप देख रहे हैं किस तरह से लेखक के पिता लेखक को खिला रहे हैं। पेड़ की टहनी को झूला बना लिया है और उसमें उनको बिठाकर
खिला रहे हैं। तो इस तरह से इन दोनों के प्रति वात्सल्य प्रेम दिखाया गया है। आगे देखिए, फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। इतना ही नहीं, 500 कागज की राम 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 करके लिख लिया, उसके अंदर गोलियां। अभी गोलियां क्या करते थे, उस समय भी हम उनके कंधे पे विराजमान रहते थे, पिताजी कंधे पे बैठते थे, जिससे आसानी से सब कुछ दिखे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे उनको ऐसा करते देखकर। जब वह मछलियों को चारा देख के घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पे हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। दिखाया था मैंने पिक्चर आपको, उसमें किस तरह से वो पेड़ की डाली पे बिठा के झूला झुला रहे हैं। मैंने कहा ना कि बाहर की दुनिया से पिता ही बच्चे को अवगत कराते हैं। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे, यानी कि उनके साथ खेलते थे वो पिताजी लेखक के साथ। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। शिथिल होकर यानी ढीले पड़कर बल को बढ़ावा देते थे, यानी खुद कमज़ोर पड़ जाते थे और हमें जिता देते थे और हम उनको पछाड़ देते, हम उनको हरा देते। ये उतान पड़ जाते। उतान पड़ना, पीठ के बल लेट जाना। पहले जो बच्चों के साथ खेलते थे, पीठ के बल लेट गए कि घोड़ा बन गए, पीठ पे बैठो, वैसे वो भी करते थे और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछों उखाड़ने लगते, तब वो हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ा के हमें चूम लेते थे, प्यार करने लगते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। यानी कि खट्टा यानी बायां और मीठा चुम्मा यानी दाहिने गाल पर वो प्यार करने लगते थे उसे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा देने लगते, तब वह अपनी दाढ़ी या मूंछ हमारे जो सॉफ्ट गाल होते हैं, जो बच्चे के कोमल गाल होते हैं, उस पर गड़ा देते थे, तो उनकी मूंछ के बाल चुभते थे और हम झुंझला कर, गुस्सा होकर लेखक किससे, पिताजी से उनकी मूंछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोने लगते थे पिताजी। क्यों? क्योंकि वो बच्चे को खुश होता देखना चाहते हैं, तो वो उसके साथ मस्ती कर रहे हैं और इसी मस्ती में वो नकली रोने लगते थे और वही होता था कि लेखक खुश हो जाते थे और खिलखिलाकर हंसने लगते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। चौके पहले कोई डाइनिंग हॉल या डाइनिंग टेबल नहीं हुआ करती थी जिस पे बैठ के आप खा रहे हैं। चौके हुआ करते थे, पाटे टाइप के होते थे जिस पे बैठ के, आपने कई बार देखा होगा टीवी वगैरह में भी कि टीवी में दिखाते हैं पुराने समय का, तो उसमें चौके पे खाना रखा हुआ है और आप नीचे बैठ के दरी बिछा के उस पर खा रहे हैं। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। गोरस होता है गाय के दूध की बनी हुई चीज़ें, या हम दही कह सकते हैं कि दही और भात यानी चावल सान कर यानी मिलाकर कटोरी में खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, मतलब भरपेट आपने खा लिया, फिर उससे भी अधिक खा लिया, तो आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, तब मैया थोड़ा और खिलाने की हट करती। वो जिद करती कि नहीं, थोड़ा और खाना पड़ेगा, जैसे अक्सर माँ करती है। उनको लगता है हमारा बच्चा कम खा रहा है। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-5 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है। हम बहुत खा गए, आप बार बार थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं तो उसको लगता है बच्चे को मैंने बहुत खा लिया है। नाराज हो रही है माँ कि आप इतना कम खिलाते हैं बच्चे को, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुँह कोर खिलाना चाहिए। छोटे छोटे कोर खिलाएंगे, वो खाते खाते तंग आ जाएगा और सोचेगा मेरा पेट भर गया। फिर वो कहती हैं, जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया में ठोर। जब ये बच्चा बड़े बड़े कोर खाएगा, तभी तो दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दू यानी मर्द, जेंट्स, वो नहीं जानते बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी यानी माँ, माँ के हाथ से बच्चों के शरीर को खाना लगता भी है और पेट भी भरता है, ऐसा माँ सोचती हैं।
ये कहकर वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग, देखिए किस तरह से बहाना ढूंढते हैं बच्चों को खिलाने का। जो बच्चों को पसंद होता है, ये तोता का कोर, ये कबूतर का कोर, ये मैना का कोर, तो बच्चा उसको बहुत शौक से खाता है। और नहीं खाया तो मैना उड़ जाएगी, कबूतर उड़ जाएगा। तो ऐसी माँ खिला रही है। तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती, जल्दी खाओ उड़ जाएगा। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ने देंगे क्या? उड़ने से पहले ही हम खा लेते हैं, उड़ने का मौका नहीं देते। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते हैं, यानी चिड़ियों को चट करने का मतलब है कि जब हम खाना खा लेते हैं तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। राजा हो जाओ मतलब अब तुम अच्छे बच्चे बन गए हो क्योंकि तुमने खाना खा लिया है, अब जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। कहने का अर्थ है कि मैया पकड़ लेती, हम छटपटाने लगते, छूटने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो कड़वा तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसको हम कहते हैं सरसों का तेल, वो हमारे सिर में लगा देती थी। और बाबूजी, हम नाराज़ हो जाते तो बाबूजी भी गुस्सा करते थे, क्यों लगा दिया। परंतु वो थी कि किसी की नहीं सुनती और बोत कर यानी पूरे सिर को सना देती थी तेल से और हमें उबट कर ही छोड़ती थी। उबट कर यानी उपटन, उपटन तो यहाँ नहीं कहेंगे, यहाँ तेल है तो मतलब तेल की पूरी मालिश करके ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और ललाट पे काजल की बिंदी लगा देती थी, चोटी गुथती थी और उस चोटी में फूलदार लट्टू बांधकर और रंगीन कुर्ती टोपी पहना देती थी। हम तो बिल्कुल कन्हैया लगते थे। कन्हैया बन के बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। रो इसलिए रहे सरसों का तेल लगा दिया बालों में और अपनी मन मर्जी चलाई माँ ने, तो लेखक को गुस्सा आ गया, वो रोने लग गए। बाहर आते ही हमारी बाट जोने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। बच्चों को मनपसंद चीज़ मिल जाए तो वो रोना भूल जाते हैं। अब झोने वाले यानी बाट जोना, इंतजार करना, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, झुंड मिल गया। हम उन खेल के साथियों को देखते ही बस सिसकना भूल गए। साथ के बच्चे जो मिल गए हैं फट गोद से उतर कर और उनके दल के साथ मिलके करने लग गए तमाशे खेल। और तमाशे भी कोई ऐसे वैसे नहीं हैं, तरह तरह के नाटक। चबूतरा एक बाहर का जो चौक होता है जहाँ पर बैठ के बातें किया करते हैं, है ना, तो वो चबूतरा। तो बाहर की तरफ जो चबूतरा है उसका एक कोना। अब देखिए बनावटी खेल कैसे खेलते हैं बच्चे। अब के खेल में और पहले के खेल में कितना अंतर है आपको यहाँ पता चलेगा। पहले बच्चों के पास कोई मोबाइल और ये तो होते नहीं थे, है ना, इंडोर गेम नहीं होकर आउटडोर गेम ज़्यादा होते थे। तो ये देखिए किस तरह चबूतरे पर एक रंगमंच बना दिया, रंगमंच मतलब स्टेज बना दिया उन्होंने। उस चबूतरे का एक कोना स्टेज बन गया और बाबूजी एक जिस छोटी चौकी पे बैठ के नहाते थे वही रंगमंच बनती, ठीक है। उसी पर सरकंडे के खम्भों पर, सरकंडे लकड़ी जो होती है उसके उसको खम्भे बना देते थे और कागज़ का एक चंदुआ बनाकर कागज़ का छोटा सा एक उसके ऊपर लगा देते थे। तो छोटा सा शामियाना यानी एक छोटा सा घर टाइप का, तंबू, टेंट जिसको कह सकते हैं, कागज़ का एक लकड़ी के खम्भे लगा दिए, उसके ऊपर कागज़ रख दिया, एक टेंट बन गया। अब उस टेंट में क्या करना है, मिठाई की दुकान लगाई और उसमें चीलम के खोचे पर कपड़ों के थालों में, चीलम होता है हुक्का जो पीते हैं पुराने समय के लोग पीते थे, उसके खांचे पर उस पर एक कपड़ा रख देते थे और थालों में ढेले के लड्डू, मिट्टी के ढेले होते हैं ना, मिट्टी के पत्थर जो होते हैं उसको मिट्टी के ढेले कहते हैं, वो हो गए लड्डू। तरह तरह के पत्ते ले आए, ये पत्ता बन गया पूड़ी, ये पत्ता बन गया कचौड़ियाँ और गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना दी और फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे वो होते हैं जो दिवाली पर होते हैं, शक्कर के बने हुए, उनको बताशे कहते हैं। और मिठाइयाँ सजाई जाती थी, मतलब देखिए अब पूड़ी भी है उसमें, मिठाई की दुकान पे कचौड़ी भी है, जलेबी भी है और लड्डू भी हैं, ये सब सज गए।
ठीकरों के बट खड़े। अब ठीकरे यानी जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं उनको ठीकरे कहते हैं, और बट खड़े बाट तोलने के जो होते हैं ना, बाट जिससे तोलते हैं। और जस्ते वो बाट बन गए। अब दुकान पे बाट तो होएगा ही, को तोलेंगे किससे। और जस्ते के छोटे टुकड़े के पैसे बनते हैं। जस्ते एक जिंक जिसको कहते हैं, धातु होती है जिंक, वो जस्ता होती है हिंदी में, उसके टुकड़े के पैसे बन जाते थे। अब करेगा कौन, खरीदेगा और कौन लेगा? हम ही लोग खरीदेंगे और हम ही लोग दुकानदार हो जाएंगे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। वो भी मतलब एक बनावटी पैसे से खरीद लेते थे उनको खुश करने के लिए। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर यानी बंद कर कर, बढ़ाकर यानी बंद कर कर हम लोग घरौंदा बनाते। देखा होगा किस तरह से मिट्टी के घरौंदे बचपन में बनते थे। घरौंदे यानी छोटे छोटे घर मिट्टी के बनाना। और बरसात के मौसम में तो बच्चे अक्सर, कुछ बच्चे अभी भी बनाते हैं, परंतु पहले के समय में खेलने का जरिए ये होता, बरसात के मौसम में मिट्टी को इकट्ठी करके और छोटे 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 घरौंदे बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, मेड़ वो किनारी जो होती धूल की, उसकी दीवार। तिनकों का छप्पर, घास फूस के तिनके ले आते, उसकी एक छत बन जाती थी। अब देखिए, अब मिठाई की दुकान तो हो गई, अब घर घर खेल लेते हैं। और दातुन के खम्भे, दातुनों जो मंजन करते हैं दांत के, वो दातुन होती थी पहले लकड़ी की, पेड़ की, उसके खम्भे हो जाते थे। दिया सलाई यानी माचिस, उसकी पेटियाँ को किवाड़ दरवाज़ा बना देते थे। घड़े के मोड़े को चोला चक्की, और घड़े के जो होते हैं उसके जो टुकड़े हैं उसके चूल्हा हो गया, ये हो गया। दिए की कढ़ाई बना दी। बाबूजी की पूजा करने वाली जो चम्मच होती है जिसमें पूजा का सामान रख के पूजा करते हैं, वो भी उसको अपन कलछी बना ली, उससे निकाल लिया, तल लिया। पानी को समझ लीजिए घी है। धूल आटा हो गया। बालू यानी रेत हो गई शक्कर। और हम लोग हो गए तैयार, ज्योनार तैयार करते थे यानी कि खाना तैयार करते थे उन सब का। अब हम ही लोग ज्योनार करते और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी, हम ही लोग खाना बनाते थे और हम ही लोग खाते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर, पंगत यानी लाइन से जब खाने के लिए बैठ गए। अब ये सब कुछ बनावटी खेल हैं जो पहले के बच्चे खेलते थे। नकली है ना, किचन बना ली, नकली खाना बन रहा है। जैसे देखिए इसमें भी है कि किस तरह से दिए को कढ़ाई बना ली, धूल को आटा बना लिया, वैसे वो नकली खाना बना लेते तो नकली ही खाने लगते थे। तो बस खुद ही बनाते थे और खुद ही लाइन में बैठ जाते थे और खाते थे। पंगत यानी पंक्ति में बैठ जाती थी। तब बाबूजी भी धीरे से आकर बच्चे बन जाते। वो भी बच्चों के साथ बड़े भी बच्चे बन के खेलेंगे ना, तो लेखक के पिताजी भी उनके साथ बच्चे बन के खेलते थे और बात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे। अब जब बड़े आके बैठ गए तो बच्चे भागेंगे ही। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर घरौंदा बिगाड़ा और वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते, फिर कब आऊँ खाना खाने भोलानाथ। मैं अगली वीडियो में आगे आपको पढ़ाऊँगी। इसको आप चैप्टर को ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है। थोड़े शब्द ही हैं जिनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे का जो शेष भाग रह गया है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखें।